हेलो एवरीवन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने अब तक देखा कि कैसे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल हुआ, है ना। बंगाल की दो लड़ाइयों के बाद जीता ब्रिटिश ने प्रॉपरली बंगाल को। वो दो लड़ाइयाँ थी, एक थी प्लासी की और एक थी बक्सर की। उससे भी पहले ट्रीटी ऑफ अलीनगर ने बंगाल का जो फेट था, बंगाल की किस्मत थी, उसको सील कर दिया था ट्रीटी ऑफ अलीनगर ने। फिर उसके बाद बक्सर ने मुग़ल एम्पायर का जो डाउनफॉल हुआ उसका रास्ता शुरू कर दिया था, और मुग़ल एम्पायर के साथ साथ अवध का भी डाउनफॉल बक्सर के बाद शुरू हो गया था। साइमल्टेनियसली बंगाल की स्टोरी भी एंड हो जाएगी। तो अब हम इस सब को फटाफट रिवाइज करते हैं एक बार, है ना। जो हमने पढ़ा था, हमने देखा कि कैसे शौकत जंग था, घसीटी बेगम थी, और इवेंचुअली जो है ये सब सिराज को टॉपल करने की कोशिश करेंगे। सिराज को समझ आ गया था कि उसके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। एक से एक लोगों को कंपनी मदद कर रही थी, है ना। कृष्णदास नाम का कैरेक्टर भी हमने देखा था, उसकी चर्चा की थी। बाकी सिराज ने 1756 में फोर्ट विलियम पर फिर अटैक किया, और फिर ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, ड्रेक नाम था उसका, फोर्ट विलियम का। जो गवर्नर था फोर्ट विलियम का, वो भाग जाएगा। तो सिराज ने वहाँ पर मानिक चंद को अपॉइंट किया, ठीक है। उसको अपॉइंट करके वो वापस मुर्शिदाबाद चला गया था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव नेवी लेकर आएगा, और कलकत्ता पहुंचकर मानिक चंद को पैसा देगा और उसको स्क्रिप्ट भी देगा। फिर उसके बाद अलीनगर की ट्रीटी होगी, और ट्रीटी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनसेशन मिलता है। उनकी ओल्ड प्रिविलेजेस रिन्यू होती हैं, और इवेंचुअली फोर्टिफिकेशंस भी उनको अलाउ कर दी जाती हैं बनाना। तो क्लाइव कॉन्स्पिरेसी करेगा, इसमें मानिक चंद, मीर जाफ़र, जगत सेठ, राय दुर्लभ, आमिर चंद जैसे बड़े व्यापारियों को अपनी साइड में लेने की कोशिश की जाएगी उसके द्वारा। मीर जाफ़र जो कि सिराज का सेनापति था, उसको भी अपनी साइड में ले लिया जाएगा। तो 1757 के बाद जब कार्नेटिक युद्ध, ऑलरेडी इनकी कार्नेटिक युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, उसके बाद प्लासी की पूरी तैयारी की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब को प्रवोक किया, बैटल शुरू होती है, और एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 25,000 से ज़्यादा की सेना थी। एक तरफ 3,000 और दूसरी तरफ 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा की सेना थी अप्रॉक्सीमेटली। तो मीर जाफ़र जो है वो नवाब को बोलता है कि आप वापस मुर्शिदाबाद चले जाओ, यहाँ पर मैं देख लूँगा, ठीक है। तो जब नवाब वापस जाता है, वहाँ पर मीर मीरान उसको मार देगा। तो मीर मदन, मोहनलाल, जो ये सब थे लॉयल सैनिक थे उसके, आपके नवाब के, सिराजुद्दौला के, मीर मदन और मोहनलाल जैसे जो लॉयल सैनिक थे, इन लोगों को प्लासी में ही मार दिया जाता है। मीर जाफ़र की मैच फिक्सिंग के बाद उसको राजा बनाया जाता है, ठीक है। प्लासी के लिए कहा जाता है उसको कि प्लासी के युद्ध को कहा जाता है कि इट वॉज अ बैटल नेवर फॉट, क्योंकि युद्ध तो लड़ा ही नहीं गया था। 65 लोग कंपनी की तरफ से मारे गए थे, और नवाब की तरफ से 500 लोग मारे गए थे। अल्टीमेटली हमें ये पता चलता है कि ट्रीज़न की यहाँ पर जीत हुई, दगेबाजी की जीत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किंग मेकर बन जाती है, और मीर जाफ़र नवाब बन जाता है। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी डच को भी हराएगी बेदरा में, और फ्रेंच को भी हराएगी वॉन्डियोवश में, ठीक है। तो जाफ़र जो है, मीर जाफ़र, इवेंचुअली पपेट के रूप में काम करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को वो पैसे देगा, ज़मींदारी राइट्स देगा, और एंड में खुद कर्जे में चला जाएगा। कंपनी उसको हटाती है कि आपने एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ की है, इस आरोप में उसको कंपनी हटाती है। आपने डच की मदद की है, इस आरोप में कंपनी उसको हटाती है। उसके बाद जो है कासिम को नवाब बनाया गया, ठीक है। कासिम जो था वो सन इन लॉ था जाफ़र का। तो ये जो कासिम था, ये भी लॉबिंग के थ्रू पावर के ऊपर आया था। कासिम इवेंचुअली लॉबिंग के थ्रू पावर के ऊपर आया था। कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ही 30 लाख रुपए दे चुका था, ठीक है। चुनाम का शेयर दिया उसने, सलहेट डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो आता था, चुनाम यानी कि चूने का शेयर, सलहेट डिस्ट्रिक्ट के अंडर।
तो कंपनी को फिर बुर्दवान, बेदनापुर और चिट्टागोंग की टेरिटरी भी दी जाती है। और फिर जो कासिम था वो फिर रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करेगा साइमल्टेनियसली, और आर्मी को भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेगा। उसने कासिम ने दस्तक को भी बंद करवाया, ठीक है। इस वजह से कासिम और कंपनी के बीच कन्फ्लिक्ट हुई, और यही कन्फ्लिक्ट जो है अल्टीमेटली जाएगी अवध की तरफ। यहाँ पर हमको पता चलता है कि कासिम को हटाकर जाफ़र को दोबारा बैठा दिया जाता है। तो मीर कासिम के जो है अब वो कोलिशन बनाएगा, जिसमें कि कासिम खुद होगा, ठीक है, शुजा-उद-दौला होगा, ठीक है, और शाह आलम टू होगा। तो एक साथ इकट्ठा होंगे तीनों, और फिर बैटल ऑफ बक्सर होगी, और एंड में हम देखेंगे कि मेजर मुनरो अकेले थे। मेजर मुनरो उन्होंने अपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया। बक्सर ने प्लासी को कंफर्म किया। बंगाल के थ्रू ही भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्क्वेस्ट की अब प्रॉपर शुरुआत होगी। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है पास्ट में ऑप्शनल में, पर ये क्वेश्चन आपको जीएस में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि डुप्ले मेड अ कार्डिनल ब्लंडर इन लुकिंग फॉर की टू इंडिया इन मद्रास क्लाइव सॉट एंड फाउंड इट इन बंगाल, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, मैं चलो लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए एक बार। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है डुप्ले मेड अ कार्डियल ब्लंडर इन लुकिंग फॉर की टू इंडिया इन मद्रास, ठीक है। वाइल जो क्लाइव है सॉट एंड फाउंड इट इन बंगाल, ठीक है। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो एक्चुअली भारतीय इतिहास में आपको थ्रू आउट देखने को मिलेगा कि कभी दक्षिण के जो राजा हैं वो ऊपर नॉर्थ में साम्राज्य नहीं बना पाए, और ये नॉर्थ इंडिया के राजा थे जिन्होंने साउथ में पेनिट्रेट किया और अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश की पेनिनसुला में, ठीक है। तो ये हो सकता है कि जो रूलर जैसे मगध में बैठा हो या बंगाल में बैठा हो वो इंडिया को पॉलिटिकली जीत पाया हो एंशिएंट एरा में या फिर मेडिवल एरा में भी, ठीक है। पर साउथ वालों ने नॉर्थ का एरिया जीता हो, ऐसा बहुत ही कम, एक दो एग्जाम्पल ही मिलेंगे देखने के लिए, वो एक्सेप्शनल है। तो इस बेसिस पर हम देखेंगे कि जो क्लाइव ने भारत के जो चाबी है, भारत की जो चाबी वो उसे बंगाल में मिली। हम देखेंगे कि बैटल ऑफ जो बक्सर था, ठीक है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, ठीक है। बैकग्राउंड में जो है क्लाइव गवर्नर बन जाता है, और बंगाल में जो क्लाइव है एक नया सिस्टम शुरू करता है जिसको कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? ड्यूअल गवर्नमेंट। उसकी शुरुआत करेगा बंगाल में क्लाइव। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद 3 किंगडम थे जिनकी हिस्ट्री अब अंग्रेज़ लिखेंगे, ठीक है। तो गवर्नेंस जो थी बंगाल की, उसके लिए क्लाइव के पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये था कि नवाब शाही को हटा दे पूरी तरह से और फिर उसकी जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बिठा दे, पर क्लाइव कहता है कि नहीं, नवाब को वैसा का वैसा ही रहने दो, और नवाब के नीचे हम एक नई पोजीशन क्रिएट करेंगे डेप्यूटी नवाब की, और कहेंगे कि ये जो बंदा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू काम करेगा और इसके हाथ में पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा। इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल पावर लेगी इनडायरेक्टली, ठीक है। तो बंगाल में इस तरह से 2 इंजन की सरकार चलनी शुरू हो जाएगी, और इसी को कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट है ये इसी को कहते हैं। एक तो जैसे नवाब जो था उसको इन्होंने वैसे ही रहने दिया,
साथ में इन्होंने डेप्यूटी नवाब अपॉइंट कर दिया, जो कि ये लोग अपॉइंट करेंगे और वो बंदा इनका होगा और इनके अकॉर्डिंग काम करेगा वो। तो अवध और मुग़ल बादशाह दोनों के साथ इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, ठीक है। दोनों के साथ अलग अलग ट्रीटी होगी। मुग़ल बादशाह शाह आलम टू को ब्लैंक पेज पर साइन करने को कहा जाता है, ठीक है। शाह आलम टू ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद पूरी तरह से ईस्ट इंडिया के हाथ में अपना शासन दे दिया था एक तरह से। शाह आलम टू को कहा गया कि आपको इलाहाबाद का एरिया दिया जाएगा, ठीक है। कहानी ये है कि पहले जो इलाहाबाद था ना, वो मुग़लों का प्रांत हुआ करता था, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अवध ने उसे ले लिया था, है ना। इलाहाबाद को अवध ने ले लिया था और फिर मुग़ल और अवध के बीच में इलाहाबाद की रेवेन्यू किसको मिलनी चाहिए उसको लेकर चर्चा हो रही थी। एंड में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेडिएट किया और कहा कि हम आपको इलाहाबाद लिख के देते हैं, आपको हमारे अंडर में रहना है, और आपको दिल्ली में डर लगता है तो हम आपको इलाहाबाद के अंदर सिक्योरिटी देते हैं। सादी भाषा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको किडनैप करके रख दिया एक तरह से। उसके सामने मुग़ल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के 3 राज्यों की दीवानी राइट्स देंगे, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स देंगे जो मुग़ल राजा है अब ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ये तीनों के तीनों विस्तार मुग़ल राजा के अंडर में आया करते थे। ये कहा गया कि यहाँ से जो रेवेन्यू आएगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी। अब राजा की सब रेवेन्यू इनके हाथ में चली गई, तो राजा ने कहा कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरे हाथ में भी तो कुछ होना चाहिए। तो कंपनी ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुमको पेंशन देंगे। तो अब जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पॉलिटिकल सिस्टम अब कंपनी के अंडर आ चुका था, ठीक है। तो इसके बाद अब डिस्कशन होंगी कि जो रेवेन्यू फंक्शन है बंगाल का वो कंपनी के नीचे तो आ चुका है, पर अब कंपनी कहेगी मुग़ल बादशाह को कि हमें निज़ामत फंक्शन भी चाहिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। निज़ामत फंक्शंस यानी कि जुडिशियल फंक्शंस और लॉ एंड ऑर्डर के फंक्शंस। जुडिशियल और लॉ एंड ऑर्डर के फंक्शंस को निज़ामत फंक्शन कहा जाता है। और पुलिसिंग फंक्शंस भी आ जाएंगे इसके अंडर, पुलिसिंग के, है ना। तो राजा और कंपनी के बीच में एक ऐसा करार हुआ कि जहां हमको ये पता चलता है कि कंपनी इवेंचुअली राजा से निज़ामत फंक्शंस टेक ओवर करेगी। राजा उसके लिए कंपनी को 53 लाख यानी कि 53 लाख रुपये देगा। और इनडायरेक्टली हमको पता चलता है कि कंपनी से 26 लाख रुपए की पेंशन राजा को देगी, जहां दूसरी तरफ 26 लाख कंपनी राजा को पेंशन के रूप में देगी और दूसरी तरफ 53 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे राजा को, ठीक है। मतलब कि राजा कंपनी को 53 लाख रुपए देगा और पेंशन में राजा को सिर्फ 26 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो सिंपल भाषा में कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी टोपी पहनाने का काम करेगी। इस बेसिस के रूप में हम देखेंगे कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव और साथों साथ जुडिशियरी और लॉ एंड ऑर्डर का जो काम था इन तीनों राज्यों के अंदर यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर, वो कंपनी के हाथ में आ चुका है। मुग़ल बादशाह को इनको लिख कर दिया मुग़ल बादशाह ने कि ये सब, है ना, ये फंक्शंस, निज़ामत फंक्शन, ये सब लिख के ट्रांसफ़र किए मुग़ल बादशाह ने। इस बेसिस पर हम देखेंगे कि मुग़ल बादशाह अब कंपनी के अंडर में आ जाएगा। अब कंपनी जैसा कहेगी उस हिसाब से मुग़ल बादशाह को काम करना पड़ेगा। ये जो पूरी की पूरी सिस्टम निकल कर आई, इसके द्वारा कंपनी ने मुग़ल बादशाह को रिडंडेंट बनाने की कोशिश की थी। एक साइड पर बादशाह को रिडंडेंट बनाया गया और दूसरी साइड अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को भी बुलाया जाता है। उसको कहा जाता है कि तुम्हारे साथ भी अब हम इलाहाबाद की ट्रीटी करेंगे। तो पहले तो बोला गया कि आपने हमारे ऊपर युद्ध किया है और ये युद्ध करने के लिए आपको वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? आपको वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि आपको वॉर के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा कंपनी को, है ना।
तो हम देखेंगे कि अवध का जो नवाब है उसको कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अवध का जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया था वो था इलाहाबाद वाला एरिया, वो भी अब इन मुग़ल को दिलवा दिया गया था अवध से, है ना। और जो मुग़ल बादशाह है वो अवध का एरिया अपने अंडर रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देगा, ये भी इनके भी सेटलमेंट हुई थी। हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर गेम खेली ट्रीटी करके। ऑल्सो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अवध के नवाब को कहा कि ट्रीटी के थ्रू आपको हमें जो है आपको जो है ट्रीटी करके उन्होंने अवध के नवाब को कहा कि आपको जो ईस्टर्न एरियाज है अवध के वो आपको ज़मींदारों को देने पड़ेंगे। हमने देखा कि अवध स्टेट जब एस्टेब्लिश हुआ था उस समय पर जो ज़मींदारों के हक थे, ज़मींदारों के जो राइट्स थे वो ले लिए गए थे सादत अली खान द्वारा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट कर रही थी। वो चाहते थे कि अवध ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो पाए। तो अवध की जो आधी टेरिटरी थी इलाहाबाद वो तो मुग़लों को दे दी जाती है, साथ ही अवध की ईस्टर्न टेरिटरीज जो थी जैसे कि बनारस वाला रीजन वो लोकल ज़मींदारों के हाथ में देने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब अवध को छोटा सा कर देगी। किसी ने रॉबर्ट क्लाइव को पूछा उस समय पे कि आपने अवध को जिंदा क्यों रखा है, तो इसने कहा क्योंकि हम अवध को एज अ बफर यूज़ करना चाहते हैं। एज अ वट? एज अ बफर। हम नहीं चाहते कि अवध जो है उससे हम एनेक्स करें ब्रिटिश एम्पायर में डायरेक्टली, ना ही हम चाहते हैं कि मुग़ल एम्पायर भी एकदम से ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाए। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तब हम ख़त्म कर देंगे। इलाहाबाद की ट्रीटी के द्वारा भारत के 3 राज्यों का सीधा सीधा एनेक्सेशन हो सकता था। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी राज्य का एनेक्सेशन नहीं किया, ना ही बंगाल का किया, ना ही अवध का किया, ना ही मुग़ल साम्राज्य का किया, क्योंकि वो उस समय काफ़ी श्योर थे कि इन्हें अभी एनेक्स नहीं करना है। एनेक्सेशन की वजह से कंपनी के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कंपनी अभी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार नहीं थी। कंपनी अभी भी एक्सप्लोरेशन स्टेज से होकर गुजर रही थी। साइमल्टेनियसली कंपनी के पास अभी मैन पावर की भी कमी थी और रिसोर्सेज की भी कमी थी कि वो इतने बड़े देश को गवर्न कर सके। इन लोगों का इंटेंशन पहले सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने का था, भविष्य में कुछ होगा तो तब देखेंगे, ये था इनका प्लान। तो बंगाल की कहानी भी इसके बाद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मीर कासिम तो भाग जाता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद, और साथ में बंगाल के अंदर मीर जाफ़र का बेटा था, उसका नाम था नज़ीम उद्दौला। एक और बेटा था, ये दूसरा बेटा नज़ीम उद्दौला था इसका नाम। किसका बेटा था ये? मीर जाफ़र का बेटा। तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब नवाब बनाया। इनफैक्ट 1764 से लेकर के करीबन 1772 तक ये बंदा नवाब रहेगा, और एंड में 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है तब इसकी पोजीशन को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये बंगाल का लास्ट नवाब था। इस बेसिस के रूप में बंगाल के अंदर एक नई सिस्टम निकल कर आई, ठीक है। इसी सिस्टम को हम कहते हैं ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। ये ड्यूल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव बनाता है। ये वही क्लाइव है जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। उसने बंगाल के अंदर नवाब के नीचे एक नई पोजीशन क्रिएट की जिसे हम कहते हैं नायब नवाब, नायब नवाब या फिर हम कहें डेप्यूटी नवाब। तो रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब को कहा कि तुम्हारे पास अब दीवानी राइट्स नहीं हैं, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी मुग़ल बादशाह ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंडर दे दिए हैं, तो अब से हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ना कि तुम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि अब से जो हैं निज़ामत फंक्शंस वो भी हमें मुग़ल बादशाह द्वारा दे दिए गए हैं, तो अब तुम भी हमें वो ट्रांसफ़र कर दो। नवाब कहता है कि तुम्हें ये राइट्स कैसे मिले? तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि ये जो निज़ामत फंक्शन है ये भी हमें मुग़ल बादशाह ने ही दिए हैं।
तो बेचारा जो नवाब था बंगाल का, ठीक है, उसने भी कर दिए ट्रांसफ़र जो है निज़ामत फंक्शंस कंपनी को। तो निज़ामत फंक्शंस या फिर हम कहें लॉ एंड ऑर्डर जो है ये उस समय पर स्टेट सब्जेक्ट था। तो जो है स्टेट ऑफ बंगाल जो था वो इवेंचुअली अब ब्रिटिशर्स को पास ऑन हो जाएगा। बंगाल को चलाने के लिए इन्होंने दो डेप्यूटी नवाब अपॉइंट किए। अब एक का नाम था मोहम्मद रेज़ा खान, ठीक है, एक था मोहम्मद रेज़ा खान, ये बंगाल के लिए था डेप्यूटी नवाब। और दूसरा था हमारे पास राजा सितब रॉय, इनको बिहार के लिए बनाया गया था। तो दोनों को कहा गया था कि अब तुम कंपनी के लिए काम करोगे और वैसा ही करोगे जैसा हम कहेंगे। तुम्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना है और अपने टारगेट्स, रेवेन्यू टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। अब कंपनी रियल रूलर थी, ठीक है। ये जो दो नायब नवाब थे जिनके पास दीवानी राइट्स थे, अब ये भी पॉलिटिकल बॉसेस बन गए थे, ठीक है। और ये अब पॉलिटिकल अपना जो बादशाह था इनका, यानी कि कंपनी के अकॉर्डिंग अब चलेंगे। तो हिस्टोरियन जो इस चीज़ के बारे में लिखते हैं कि दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगले 7 सालों के लिए 1764 से लेकर के बंगाल की बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होगी, क्योंकि अब कहानी बदल चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब डायरेक्टली डेप्यूटी नवाब को रेवेन्यू टारगेट्स दिया करती थी। तो अब जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होगा, मतलब अगर आपको टारगेट्स दिए हैं, टारगेट्स अचीव करने हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पीजेंट्स की एक्सप्लॉइटेशन भी होगी। तो इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब अपने एजेंट्स अपॉइंट करेगी बंगाल में, जो कि जिनको जाना जाता है गुमस्तास के नाम से, ठीक है, गुमस्तास, गुमस्तास जो ईस्ट कहते हैं, किसको कहते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एजेंट्स अपॉइंट करेगी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। इन्हें कहा जाता है कि अब से जो है सभी मैन्युफैक्चरर जो हैं उनसे चीज़ें हम उस रेट पे खरीदेंगे जो कि हम डिसाइड करेंगे। बंगाल जो है अब एक बायर्स मार्केट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इससे पहले बंगाल एक सेलर्स मार्केट हुआ करता था, यानी कि पहले जो मैन्युफैक्चरर थे बंगाल में वो डिसाइड करते थे कि हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, इसका कितना, प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा, हमने किसको बेचना है, ये सब चीज़ें प्रोड्यूसर या फिर हम कहें मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते थे। तो अब जब कंपनी आई और कंपनी के आने के बाद जो भारत जो है वो अब सेलर्स मार्केट बन गया। तो हमने देखा कि पहले ऐसा होता था कि पेमेंट एडवांस में होती थी और वो भी गोल्ड में करनी पड़ती थी, और उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था क्योंकि मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता था कि कितना समय लगेगा। डिज़ाइन एलिमेंट भी जो है मैन्युफैक्चरर द्वारा डिसाइड किया जाता था। इस तरह से जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर थे उनकी मोनोपोली थी। पर 17वीं शताब्दी के एंड के टाइम में और 18वीं शताब्दी के शुरुआती समय में बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है, सॉरी, जो मैन्युफैक्चरर कब डिसाइड करते थे, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते थे 17वीं यानी 17th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में। पर बैटल ऑफ बक्सर के बाद ऐसा हुआ कि बंगाल और जो पूरा हम कहें पूरा का पूरा भारत ही वो ग्रेजुअली बायर्स मार्केट में बदल गया। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती थी प्राइस, प्रोडक्शन क्वांटिटी, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट, और इवेंचुअली मैन्युफैक्चरर्स के राइट ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिए। तो अब हमें देखने को मिलेगा कि कैसे अंग्रेज़ भारत की मार्केट से लूट करेंगे, कैसे अंग्रेज़ भारत की इकोनॉमी से लूट करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भारत से रॉ मटेरियल ले जाया जाएगा, एक्सप्लॉइटेशन की जाएगी, पीजेंट्स को कहा जाएगा, कल्टीवेशन
करने के लिए अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग और कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए कहा जाएगा अंग्रेज़ों द्वारा। तो पीजेंट्स को कहा गया कि तुम्हें इंडिगो ग्रो करना है, तुम्हें ओपियम ग्रो करना है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा चाहती थी ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो सके। इन सब कारणों की वजह से भारत में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक कंसेप्ट की शुरुआत होगी जिसे कहा जाएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो अब जब रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था तो उसी समय इसने बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत की। ठीक है, ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो तो ऐसे ही रही, पर साथ में इन्होंने एक नई अथॉरिटी बना दी नवाब के नीचे, जो कि थी डेप्यूटी नवाब। ये जो डेप्यूटी नवाब थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एजेंट्स थे। हमने एग्जाम्पल देखा मोहम्मद रज़ा खान का, राजा सिताब रॉय का, है ना। तो ये लोग अल्टीमेटली कंपनी के लिए ही काम करेंगे, इसीलिए इस सब को कहा जाता है पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शुरुआती 50 साल जो थे 1750 से लेकर के लगभग 1800 तक के, इसमें ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की, यानी कि इस पॉलिसी में इन्होंने अनेक्सेशन अवॉइड करने की कोशिश की। ये लोग अवेयर थे कि हमें किसी भी प्रिंसली स्टेट को इस देश में ख़त्म नहीं करना है, ना ही हमें मुग़ल एम्पायर को पूरी तरह ख़त्म करना है। ठीक है, ये बस एक शेडो रूलर बनना चाहते थे इस देश में। ये चाहते थे एक मास्क के अंडर रूल करना। ये इंडिया को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना चाहते थे, ये कंट्रोल करना चाहते थे इनडायरेक्टली, और इसके लिए इन्होंने जो अलग अलग तरह के टूल अपनाए थे, जिसकी वजह से ये इनडायरेक्टली रूल कर पाएँ। कंपनी किसी भी तरह का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं चाहती थी फ़िलहाल बनाना, मतलब डायरेक्टली रूल करना नहीं चाहते थे ये लोग। एक कारण तो इसका ये भी था क्योंकि इनके पास इनफ मैन पावर नहीं थी इस चीज़ के लिए, और ना ही इनके पास इनफ रिसोर्सेज थे कि ये इंडिया को गवर्न कर पाएँ। तो इसलिए हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसे हम लोग ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं, और इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन होगा भारत के अंदर। इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की कंप्लीट डिसरप्शन होगी। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की कंप्लीट मोनोपोली भी एस्टेब्लिश हो जाएगी ट्रेड के अंदर, क्योंकि ये लोग अब इंडियन बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। तो क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर थे वो प्रेफर करते थे कि हम इंडियन बिजनेसमैन के साथ ज़्यादा बिजनेस करें, पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी पावर पर आई तो इन्होंने कहा कि तुम लोग उनके साथ बिजनेस नहीं करोगे, तो इस वजह से वो लोग भी बिजनेस से बाहर हो गए। तो बंगाल की जो इंडिजिनस इंडस्ट्री थी वो भी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स होगा, और कंटिन्यूस करप्शन भी बढ़ता जाएगा। और इस सब की वजह से एक कंडीशन ऐसी पैदा होगी जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लोग लैंडलेस बनेंगे, होमलेस बनेंगे, जॉबलेस बनेंगे इस ड्यूल गवर्नमेंट के सिस्टम के दौरान। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ फोकस नहीं करेगी, इन्होंने सिर्फ अपना फोकस किया एक तो कॉमर्शियल क्रॉप्स की तरफ, पर कॉमर्शियल क्रॉप्स पर फोकस करने के साथ इन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया। तो इस सब वजह से हमें 1770 के समय तक देखने को मिलेगा द ग्रेट बंगाल फेमाइन। ठीक है, 1770 तक ब्रिटिशर्स की इन सब पॉलिसीज़ की वजह से ग्रेट बंगाल फेमाइन भी आएगा, और इस फेमाइन में लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाएगी।
तो कंपनी ऑफिशियल्स जो थे इन्होंने इस समय काफ़ी करप्शन किया, ठीक है। तो पीपल जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव की तरह जो लोग थे, रॉबर्ट क्लाइव हो गया, वॉरेन हेस्टिंग हो गया, ये सब लोग करप्शन में इन्वॉल्व होंगे। ये लोग प्राइवेट ट्रेड प्रैक्टिसेस करेंगे और जब ये लोग वापस इंग्लैंड जाते थे तो ये अपने साथ बहुत पैसा लेके जाते थे। पर हुआ क्या कि इस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अकाउंट्स थे वो तो लॉस शो कर रहे थे, कंपनी के अकाउंट्स के अंदर लॉस शो हो रहा था। पर दूसरी तरफ जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो अमीर होते जा रहे थे। तो इसके पीछे का रीज़न करप्शन था, प्राइवेट ट्रेड था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल द्वारा किया जा रहा था। तो हम देखेंगे कि कंपनी एक तरह से रॉबर स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। तो 1700 तो बाय 1772-73 यानी कि 1772-73 तक हम देखेंगे कि कंपनी इतने ज़्यादा लॉसेस में चली गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनको मदद मांगनी पड़ी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कहा कि हम ब्रोक हो गए हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस समय पे ऑलरेडी देख रही थी कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। उस समय पर लॉर्ड नॉर्थ थे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर इंग्लैंड में, है ना, लॉर्ड नॉर्थ। तो उनकी चेयरमैनशिप में फिर एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने रिकमेंड किया गया, इस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और फिर इसलिए पास किया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके। तो रेगुलेटिंग एक्ट एक आउटकम था उस करप्शन का जो कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जिसकी शुरुआत हुई थी। तो हमें रेगुलेटिंग एक्ट को एक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की तरह नहीं देखना चाहिए भारत की, क्योंकि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है वो इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक हिस्सा है, ये भारत में सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने के लिए एक स्टेप है। पर असल में 1773 का ये एक्ट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था वो इसलिए पास किया था क्योंकि वो भी चाहते थे कि भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रॉफिट ला रही है या कमा रही है उसका एक हिस्सा उन्हें भी मिले। ये इसलिए क्रिएट नहीं किया गया था कि भारत को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले किसी प्रकार के, ना ही ये इसलिए क्रिएट किया गया था कि भारत में सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट की जाए, और ना ही इंडिया में गवर्नेंस सिस्टम एस्टेब्लिश करने का कोई प्लान था इन लोगों का। तो ये जो एक्ट था ये अकाउंटेबिलिटी के बारे में नहीं था, ना ही इंटेग्रिटी के बारे में था, ना ही ये चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में था। ये सिर्फ एक बारे में था कि अगर तुम पैसा कमा रहे हो तो हम क्यों नहीं कमा रहे, यानी कि अगर कंपनी पैसा कमा रही है तो ब्रिटिश सरकार क्यों नहीं कमा रही है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लेजिटिमाइज करना चाहती थी अपनी अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ये जो लॉ था इसका इंटेंशन भारत के गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन की बेटरमेंट नहीं थी, ना ही भारत के लोगों का वेलफेयर था। ये लॉ सिर्फ एक बारे में था कि पैसा अब कहाँ से कहाँ जाएगा। ये लॉ था इस प्रॉफिट की लूप में से अपने लिए एक हिस्सा पाने के लिए। तो 1773 के बाद आफ्टर 1773 हम देखेंगे कि कैसे बंगाल का डिक्लाइन होगा। भारत जो कि एक बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उस समय पर, जैसे कि उदाहरण के लिए ढाका में सिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता था, तो ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे टूटने लगेंगी और अब इकोनॉमिक लॉस की शुरुआत होगी। ये रॉबर्ट क्लाइव था जो बंगाल की इस सिचुएशन का आर्किटेक्ट था।
ये भारत आया था जब ये लगभग 19 साल का था। पहले ये लाइब्रेरी में एज अ पियन काम करता था। कार्नेटिक वॉर के समय इसको जेल में डाला गया था ड्यूप्ले द्वारा। उसके बाद इसने सीज ऑफ आर्कोट में, यानी कि सेकंड कार्नेटिक वॉर के अंदर सीज ऑफ आर्कोट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस चीज़ के लिए इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा भी मान्यता मिली थी। तो प्लासी के युद्ध से पहले ये वापस इंग्लैंड चला जाता है और वहाँ पर शादी करता है, और ये बाद में दोबारा इंडिया इसको बुलाया जाता है एज एक्स बंगाल पर हमला करने के लिए। हमला किस लिए करना था इनको बंगाल पर? क्योंकि इन्हें एक्सक्यूज़ मिला था ब्लैक होल ट्रेजिडी का। और प्लासी के लगभग 3 साल बाद ये भारत में आएगा, और फिर उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस भी लगे थे करप्शन के, जो कि जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया था 1760 में। फिर ये इंग्लैंड चला गया, वहाँ से इसको दोबारा बुलाया गया था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के लिए इसको दोबारा बुलाया गया था। 1764-65 के आसपास इसको दोबारा बुलाया गया था। तो क्लाइव जो है, इसको कहा गया था कि तुम्हें भारत में करप्शन हटाना है, उस पर वर्क करना है, पर ये खुद ही एक वन ऑफ द बिगेस्ट करप्ट पर्सन बन गया इंडिया में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद इसने बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की। फिर ये वापस जब इंग्लैंड गया था तो अपने साथ लगभग 4 लाख पाउंड लेकर गया था, और इवेंचुअली इसने 1774 यानी 1774 में इंग्लैंड में सुसाइड कमिट की थी। अब इसके सुसाइड के रीजंस के ऊपर आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब में, पर हम यहाँ पर वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही हम उस एस्पेक्ट पे जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से स्टडी करनी है। ओके, तो फेज़ 1 जो था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का, लगभग 1760 के पीरियड तक के आसपास का, उसमें इन्होंने बंगाल का एरिया जीता, मद्रास का भी जीता, और फिर नॉर्दर्न सरकार का जो एरिया था, नॉर्दर्न सरकार्स, मैं इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, नॉर्दर्न सरकार्स। ओके, तो ये जो एरिया था ये भी हैदराबाद से लिया था इन्होंने, अंग्रेज़ों ने। और ऑल्सो जो है कुछ छोटे छोटे किंगडम्स कार्नेटिक के अराउंड, वो भी इनके अंडर आ चुके थे। ठीक है, फ्रेंच कॉलोनी थी एक माहे नाम की, वो भी अब इनका प्रोटेक्टोरेट बन चुकी थी। ठीक है, माहे। तो ओके, अब हम जाएंगे मैसूर की कहानी की तरफ, स्टेट ऑफ मैसूर। यूपीएससी ने एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा है कि ड्यूप्ले मेड, क्वेश्चन ये था कि ड्यूप्ले मेड अ कार्डिनल ब्लंडर इन लुकिंग फॉर की टू इंडिया इन मद्रास एंड क्लाइव सॉट एंड फाउंड इट इन बंगाल। ये शायद मैंने थोड़ी देर पहले भी बता दिया आपको। तो ये क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पूछा गया है, क्योंकि देखो ड्यूप्ले जो है वो काफ़ी एम्बिशियस पर्सन था, और 1740 के पीरियड के अराउंड 1740s में इसने मद्रास में बेस बनाया था। ठीक है, और पौंडीचेरी में भी था। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो ड्यूप्ले ने अपने बेसिस साउथ में बनाए थे, पर ज्योग्राफी जो है उसके फेवर में नहीं थी, ना ही उसके फेवर में हिस्ट्री थी, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया में कभी भी एक कोई ऐसे एम्पायर नहीं रहे हैं जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ गए हों। हमेशा आपको एक छोटा सा एग्जांपल मिल जाएगा जहाँ पर चोला डायनेस्टी से थे एक दो राजा जिन्होंने अटैक किया था एक दो बारी, पर वो एक्सेप्शन है। इन्होंने सिर्फ लगभग 1-2 कैंपेन किए थे, और पर कभी भी पॉलिटिकल सुप्रेमेसी एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। ज्योग्राफिकल कंडीशंस मद्रास की ऐसी हैं कि एक तो ये साउथ में है, और जो रेजिस्टेंस है मद्रास के
आसपास लोकल रूलर्स द्वारा, वो भी बहुत हाई है। और रेवेन्यू जो है एक्सेप्ट आपका ट्रेड और कॉमर्स के अलावा ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है रेवेन्यू की वहाँ पर। सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स की ही है से रेवेन्यू, ट्रेड एंड कॉमर्स से रेवेन्यू आने की ही पॉसिबिलिटीज़ है ज़्यादा। और ऑल्सो बीच में फिर डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है, फिर विंध्यास आ जाएंगी, कई नदियाँ, फिर जंगल वगैरह भी आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, ये खुद भी वैसे पोस्टेड पहले साउथ में ही था, सेंट डेविड में, ये मद्रास में शुरुआती दौर में ये वहीं पोस्टेड था। पर जब इसको अपॉर्चुनिटी मिली तो ये बंगाल में आया, इसने रिस्क लिया, है ना। और ये अवेयर था कि किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बंगाल में और क्या बेनिफिट्स हैं बंगाल में जो कि मद्रास में नहीं मिलेंगे। तो हमने देखा रेवेन्यू सिस्टम बंगाल का, है ना। हमने देखा बंगाल में कैसे एक तो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र बहती हैं, कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स है वहाँ पर। बंगाल जो है ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था भारत का, और ठीक है। और ऑल्सो फिर प्लेन भूमि थी यहाँ पर, लैंड प्लेन थी, तो इस वजह से आपको यहाँ पर जोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं मिलेंगी। और एक बार अगर आप इस रीजन को कन्क्वर करना शुरू कर दोगे तो फिर आप सिंगल गो में पूरे नॉर्थ इंडिया को जीत सकते हो। क्लाइव और डुप्ले ने दोनों ने शुरुआत मद्रास में की थी, पर क्लाइव ने स्मार्टली अपनी गेम खेली जब 1750 के समय में इसे मौका मिला कि कंपनी के जो कैंपेन हैं ये बंगाल की तरफ डाइवर्ट कर पाए 1750 के समय में, 1750s में। तो इसने देखी अपॉर्चुनिटी बंगाल में, जहाँ पर मानिक चंद भी था, और फिर मानिक चंद को सिराज ने अपॉइंट किया था फोर्ट विलियम में। और बंगाल जो है एक कंसोलिडेटिंग पॉइंट बन गया फिर कंपनी के लिए। उसके बाद से बंगाल जो है एक तो सबसे ईस्टर्न एरिया था, और यहाँ पर बहुत कम चांस थे कि अटैक हो, और ऑल्सो इन्होंने अवध को बफर स्टेट बना के रखा था अगर बाय चांस कहीं से अटैक होता भी। इस तरह से ये लोग कंसोलिडेट कर पाए और भारत की जो चाबी है ये बंगाल में ढूंढ पाया रॉबर्ट क्लाइव। तो ये ऑप्शनल का क्वेश्चन था, है ना, पर स्कोप है कि ऐसे क्वेश्चन जीएस में भी आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। तो जिस तरह से कंपनी को 3 स्टेट्स मिले बक्सर के बाद, ऐसा मद्रास में हो पाना बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बक्सर ने जो है, बक्सर गेव द की फॉर होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, है ना। अगर नॉर्थ इंडिया एक बार आपके हाथ में आ जाता है तो आप फिर उसके बाद वेस्ट और साउथ इंडिया भी इजीली कैप्चर कर लोगे। तो एक बार 3 किंगडम थे हिस्ट्री में, इंडिया में लगभग 750 से 1000 के पीरियड की बात है ये, 750 टू 1000। एक था आपका मालवा और गुजरात वाले रीजन में, वो था गुर्जर प्रतिहार। और एक आपका बंगाल वाले रीजन में था पॉल डायनेस्टी। और फिर एक था आपके आज के डेक्कन और महाराष्ट्र वाले रीजन में, वो थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो साउथ में जो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, इनकी स्पेशलिटी ये थी कि ये नॉर्थ में किसी को भी स्ट्रॉन्ग होने या जीतने नहीं देते थे, क्योंकि इनको पता था अगर इन दोनों में से कोई भी एक डायनेस्टी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई दूसरे के ऊपर और कन्नौज जीत लिया, क्योंकि कन्नौज उस समय भारत का कैपिटल था, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कन्नौज जीतने के बाद वो डायनेस्टी साउथ की तरफ आएगी। और इन्हें ये पता था कि ये खुद भी नॉर्थ इंडिया तो जीत नहीं पाएंगे, पर ये इस बात का ध्यान रखते थे कि नॉर्थ इंडिया में इन दोनों शक्तियों में से कोई भी ज़्यादा पावरफुल ना बन पाए। तो एक थंब रूल रह चुका है भारत में कि जब भी कोई नॉर्थ जीतता है तो उसके बाद वो हमेशा साउथ की तरफ जाता है। अकबर ने जब नॉर्थ जीता, फिर उसी के बाद शाहजहां और औरंगज़ेब साउथ की तरफ आए थे, है ना।
अलाउद्दीन खिलजी ने भी नॉर्थ को कंसोलिडेट किया था। उसके बाद ही खिलजी डायनेस्टी के जो किंग्स थे वो साउथ की तरफ आएंगे। तो स्पेशलिटी रही है ये साउथ के किंगडम्स की कि वो इंश्योर करते थे कि नॉर्थ में कोई भी सिंगल पावर ज़्यादा शक्तिशाली ना बन पाए। जब एक सिंगल पावर ज़्यादा ही शक्तिशाली बन जाती थी तो साउथ से जा कर के उसकी पिटाई कर देते थोड़ी बहुत, ताकि फिर पावर बैलेंस हो जाए, वो पावर स्टेबलाइज्ड हो जाए और वो फ्यूचर में साउथ में अटैक ना कर पाए। बंगाल, अवध और मुग़ल एम्पायर जो हैं, है ना, ये सब अब ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ चुके हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद। उड़ीसा और बिहार भी आ चुका है कंपनी के अंडर। तो एक तरह से आपका ये नॉर्थ इंडिया में इधर इन्वर्टेड एल की सी शेप बन जाएगी, है ना। अगर मैं ये रफ सा मैप बना दूँ इधर, तो नॉर्थ इंडिया का ये रीजन भी आ गया इधर थोड़ा, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये भी कंपनी के अंडर आ चुका है। तो ये काइंड ऑफ आपको दिख रही है इन्वर्टेड एल सी ऐसी सी शेप बन रही है। तो अब जो है ये सब एरिया आ चुका है कंपनी के अंडर। तो कंपनी ने अब ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुकी है इनका बेस यहाँ बक्सर के बाद 1764 में इस रीजन में। इन्होंने ऑलरेडी हैदराबाद भी कैप्चर कर ही लिया। कैप्चर यानी कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कंट्रोल हो ही गया है इनका। और ऐसे ही इनका डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कंट्रोल कार्नेटिक स्टेट पर भी हो ही गया है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे स्टेट्स की तरफ फोकस करेगी। तो ये देख रहे थे इस समय मराठास भी स्ट्रांग हो रहे थे, पर एक और स्टेट था जो कि शक्तिशाली था और वो था मैसूर। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये कि या तो मराठास को हरा दे, पर इन्होंने सोचा कि मराठास अभी इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हैं, क्योंकि जब 1765 के समय के आसपास कंपनी बंगाल को जीतने में बिजी थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उस समय मराठास हार चुके थे बुरी तरह से उस पीरियड में पानीपत के अंदर। तो उस वजह से मराठा शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी। तो कंपनी को अब समझ आ चुका था कि फ़िलहाल मराठास से लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। मराठास को हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैसूर को हराने के लिए, क्योंकि मैसूर इस समय इंडियन स्टेट्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग था और उनको पता था कि इस समय एक ही राज्य जो शक्तिशाली है वो है स्टेट ऑफ मैसूर। तो फिलहाल हम इसको हराते हैं। तो 1764 के बाद जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से, फिर उसके बाद इन्होंने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रीजन में। इनडायरेक्टली कंट्रोल एस्टेब्लिश किया इन्होंने अवध में, दिल्ली में भी। और फिर अब कंपनी को रियलाइज़ हुआ अब हमें दूसरे शक्तिशाली दुश्मनों की तरफ फोकस करना चाहिए, और वो था स्टेट ऑफ मैसूर। अगर कंपनी ने मैसूर को ऐसे ही रहने दिया होता और पहले मराठाओं को हराने की कोशिश की होती, तो उस वजह से मैसूर और शक्तिशाली बन जाता। तो इस समय तक हैदराबाद तो ऑलरेडी उनके अंदर था बस्सी के बाद, जो बस्सी फ्रेंच ऑफिशियल था, उसके जाने के बाद अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था हैदराबाद, है ना। तो ऑल्सो कार्नेटिक स्टेट भी इनके अंडर था। तो अगर ये लोग मराठाओं को हराते तो इस वजह से मैसूर तो और स्ट्रांग हो जाता, क्योंकि मैसूर के आसपास फिर कोई मैसूर को रोकने वाला तो बचा नहीं था। तो इन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना, जो कि था हम मैसूर को हराएंगे मराठाओं की मदद से। और इस प्रोसेस में हो सकता है कि मराठा और कमज़ोर हो जाएं, और अगर मराठा मैसूर को हराते हराते मर भी जाते हैं तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैसूर तो ऑलरेडी कमज़ोर होगा ही। तो आप अपने एक दुश्मन का इस्तेमाल कर रहे हो अपने दूसरे दुश्मन को हराने के लिए, और इससे आपको खुद पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन अगर मराठास जीत भी जाए मैसूर के अगेंस्ट, तो भी वो कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल ही होगा ना, क्योंकि मैसूर तो ख़त्म हो जाएगा। मैसूर इस समय पॉलिटिकली पावरफुल तो था ही, पर साथ ही साथ इसके पास अच्छा खासा कोस्टल एरिया भी था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए।
ऑल्सो जो वॉन्डी वॉश का युद्ध है उसके बाद बहुत से जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने मैसूर के कोर्ट में रिफ्यूज ली हुई थी इन्होंने, इन फ्रेंच ऑफिशल्स ने। ये लोग मैसूर की आर्मी की मदद कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन में। मैसूर के पास काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को अब समझ आ चुका था कि अगर हम मैसूर को हराएंगे नहीं तो हमें ये साउथ इंडिया से भगा देंगे। तो कंपनी ने प्लान किया कि मैसूर को हराने के लिए हम मराठों की मदद लेंगे, हैदराबाद की भी मदद लेंगे, कर्नाटक की भी मदद लेंगे। और इन सब स्टेट्स की, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठाओं की बाउंड्री तो मैसूर से टच होती ही थी। तो इन्होंने इन सब स्टेट्स को कहा कि मैसूर तुम्हारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है क्योंकि तुम सब की बाउंड्रीज मैसूर से टच होती है। इनफैक्ट जो स्टेट ऑफ त्रावणकोर था साउथ इंडिया में, इसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फेवर में ले लिया था, ये बोलकर कि मैसूर तुम्हारे वहाँ नीचे आकर भी हमला कर सकता है। तो इस तरह से इन्होंने ट्रेवनकोर को भी अपनी उसमें ले लिया था, अपनी बातों में, है ना। तो मैसूर जो है मल्टीपल बाउंड्रीज शेयर करता था अलग अलग स्टेट्स के साथ साउथ इंडिया में। ऑल्सो जो कंपनी है, कंपनी को अब विश्वास भी हो गया था कि अब ये लोग किंग मेकर्स हैं। इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जब इन्होंने 3 राजाओं को एक साथ हराया। मैसूर जो है ओरिजिनली विजयनगर एम्पायर का पार्ट था। किसका पार्ट था ओरिजिनली? मैसूर ओरिजिनली पार्ट था विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर एम्पायर। पर 1336 के बाद आफ्टर 1336 विजयनगर एम्पायर बना 1336 में, और फिर 1565 के बाद ये डिक्लाइन में आएगा। ये डिक्लाइन में आएगा बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद, जो कि होती है दक्कनी सुल्तान और विजयनगर के बीच, जिसमें कि दक्कनी सुल्तान विजयनगर को हरा देंगे। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब ये लोग विजयनगर को हराएंगे तो जो लोकल गवर्नर्स थे विजयनगर में, वो लोग धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश करना शुरू कर देंगे। और बाय 1612, ठीक है, बाय 1612 मैसूर जो है वो इंडिपेंडेंट बना दिया जाएगा एक लोकल गवर्नर द्वारा। और वो लोकल गवर्नर अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करेगा जिसका नाम था वडियार डायनेस्टी, वडियार डायनेस्टी। तो ये 1612 में था जब मैसूर स्टेट एग्जिस्टेंस में आया वडियार डायनेस्टी द्वारा। ये जो वडियार डायनेस्टी है, वडियार या फिर वोडियार, जो भी है इसकी स्पेलिंग, ये जो वोडियार डायनेस्टी है ये फ्लरिश करेगी 1612 से लेकर के लगभग आपका 1760 के पीरियड के अराउंड। पर फिर जो है इस डायनेस्टी के अंदर भी काफ़ी सारी पॉलिटिकल गेम्स खेली जाएंगी। और फिर एक राजा था इस डायनेस्टी का जिसका नाम था चिक्का कृष्ण राजा, चिक्का कृष्ण राजा, चिक्का कृष्ण राज। ये मेन रूलर था मैसूर स्टेट का। जब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये 2 ऑफिशियल्स द्वारा चलाया जाता था। ये 2 ऑफिशियल्स भी रॉयल फैमिली के ही मेंबर थे। इनमें से एक ऑफिशियल था नंजराज, ठीक है, और दूसरा था देवराज। ये जो देवराज था इसके पास थोड़ी ज़्यादा अथॉरिटी थी क्योंकि ये था दलवाई। आपको ये वर्ड पता होना चाहिए यहाँ पे, दलवाई। दलवाई कहते हैं लीडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को, लीडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो 1760 तक आते आते इनको मैसूर स्टेट में क्या होगा कि इनका जो सेनापति है वो इनकी गाड़ी पलटा देगा। हम देखेंगे कि एक सेनापति जिसका नाम था हैदर अली, ये जो है
ये नंजराज की गवर्नमेंट को टॉपल कर देगा। नंजराज जो कि उस समय पर दीवान था, ठीक है। तो हैदर अली डिफेक्टो रूलर बन जाएगा मैसूर का। हैदर अली ओरिजिनली एक स्मॉल जवान था आर्मी में एक छोटा जवान था, और ग्रेजुअली ये कमांडर की पोजीशन तक बढ़ेगा, ऊपर उठेगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वहाँ के राज्य को अपने कंट्रोल में ले लेगा, ये टॉपल कर देगा स्टेट ऑफ मैसूर को। तो इसका टाइम पीरियड हैदर अली का स्टार्ट होगा लगभग 1761 से, ठीक है। और जब ये एक बार पावर पर आ जाएगा फिर ये मैसूर में रिफॉर्म्स लाना शुरू कर देगा। इसको ये समझ आ गया था कि यहाँ पर बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। यहाँ पर ज़मींदार हैं जो कि काफ़ी शक्तिशाली हैं और जो स्टेट को रेवेन्यू नहीं देते हैं। इनके पास अपनी छोटी छोटी आर्मीज़ भी हैं और अपने इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं। तो ज़मींदार जो ये कर्नाटक का रीजन में थे इस समय पर, इन्हें कहा जाता था पॉलीगार्स। तो जब हैदर अली पावर पर आया, इसने पॉलीगार्स के राइट्स ले लिए, इसने इनकी ज़मीन ले ली और इनकी शक्तियाँ इनसे ले ली। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ हमने देखा कि बंगाल और अवध में हो चुकी है, जहाँ ज़मींदारों से उनकी शक्तियाँ ले ली गई थी। अब जो है हैदर अली ने इनकी शक्तियाँ ले ली, इनकी ज़मीन ले ली, तो अब यहाँ का रेवेन्यू हैदर अली को मिलेगा। ऑल्सो जो हैदर अली के अंडर आर्मी थी ही ऑलरेडी, क्योंकि ये आर्मी कमांडर था, तो साथ में इसने क्या किया कि इसने फ्रेंच ऑफिशियल से मदद लेना शुरू किया। वो फ्रेंच ऑफिशियल्स जिन्होंने इसके कोर्ट में रिफ्यूज ली हुई थी बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश के बाद। तो बहुत सारे फ्रेंच ऑफिशियल्स को पसंद नहीं आया था कि किस तरह से फ्रेंच किंग ने सरेंडर कर दिया था। तो इस वजह से ये फ्रेंच ऑफिशियल्स ने पूरी मदद की हैदर अली की आर्मी को मॉडर्नाइज करने में। इन्होंने मदद की हैदर अली की रॉकेट बनाने में भी। एक आज के तमिलनाडु में जगह है जिसका नाम है डिंडीगल। तो इस जगह पर यहाँ पर फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश की गई आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए? आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई इनके द्वारा, हैदर अली के द्वारा। तो इंडिया के अंदर एक कमांड सिस्टम क्रिएट किया गया हैदर अली द्वारा। ये कमांड हायरार्की बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आर्मी को कंट्रोल करने के लिए, है ना। ग्रेजुअली हैदर अली जो है ये मैसूर को डेवलप करने की कोशिश करेगा। इसका ये ओपिनियन था कि मैसूर की आर्मी बहुत ही शक्तिशाली होनी चाहिए, मैसूर साउथ इंडिया का सबसे शक्तिशाली स्टेट बनना चाहिए, इसके पास सबसे ज़्यादा एरिया होना चाहिए साउथ इंडिया में। तो जब इसने फिर एक्सपेंड करना शुरू किया अपने एम्बिशंस की वजह से, तो ये फिर दूसरे स्टेट्स के साथ भी कन्फ्लिक्ट में आने लगा। ये पेशवाज के साथ भी कन्फ्लिक्ट में आया, जो कि इस समय पेशवाज भी स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। ये हैदराबाद के साथ भी कन्फ्लिक्ट में आया और एक कार्नेटिक स्टेट के साथ भी कन्फ्लिक्ट में आया। तो इस वजह से कंपनी को पता चला था कि इसके हैदर अली की एम्बिशंस बढ़ते जा रहे हैं। साइमल्टेनियसली हैदर अली ये भी चाहता था कि ये मालाबार वाला एरिया कंट्रोल करे, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी होती थी इस एरिया से। इस वजह से ये ट्रैवनकोर के साथ भी कन्फ्लिक्ट में आएगा। और इस बेसिस पर हम देखेंगे कि अर्ली 1760 और 1766 तक का जो पीरियड था, 1760 टू 1766, ये अपना पॉलिटिकल एम्बिशंस दिखाएगा हैदर अली। तो ऑब्वियसली जहाँ भी ये जाएगा तो दूसरी पावर भी तो इसके अगेंस्ट रेजिस्ट करेंगी ही। मराठास भी इस समय अपने रिवाइवल पीरियड में थे। पानीपत में जो हार हुई थी उसके बाद ये लोग अपने रिवाइवल पीरियड में आ चुके थे मराठास। तो मराठास जहाँ एक तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे थे बैटल ऑफ पानीपत के बाद,
और हैदर अली दूसरी तरफ नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तो कन्फ्लिक्ट तो इनके बीच होना लाजमी ही था। तो ऑल्सो जो है ये कार्नेटिक रीजन में गेम खेलेगा, ये इसको साथ में त्रावणकोर भी चाहिए था हैदर अली को। तो इस तरह से देखेंगे हम कि इसने 5-6 साल निकाल लिए हैदर अली ने। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया कि साउथ इंडिया में चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत है, वरना हैदर अली सब कुछ ले लेगा। तो प्लासी के बाद और बक्सर के बाद कंपनी के पास अब पॉलिटिकल विल तो थी ही कुछ करने की, साथ में इनके पास ये कंफर्मेशन या फिर कहें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हम इस बंदे से लड़ सकते हैं, हम हैदर अली से लड़ सकते हैं। जबकि बैटल ऑफ बक्सर से पहले शायद इनके पास इतना श्योरिटी या फिर हम कहें कॉन्फिडेंस नहीं था। तो इंग्लिश को या फिर अंग्रेज़ों को अब ये समझ आ चुका था कि हमें ये लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है, हमें हैदर अली के दुश्मनों की मदद भी लेनी है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी निज़ाम के पास गई और कहा भाई देखो भाई निज़ाम सब कुछ ठीक है क्या, हमारा रेजिडेंट अच्छे से बात बूत कर रहा है क्या, है ना, तो फिर तुम क्या कहते हो, अगर कभी हैदर अली तुम्हारे ऊपर हैदराबाद में अटैक कर लेगा तो तुम क्या करोगे। तो निज़ाम ने बोला मैं आप लोगों से मदद मांगूंगा। तो उन्होंने कहा देखो भाई हम तो हर बार मदद कहाँ ही कर पाएंगे। फिर ये सुन के निज़ाम को थोड़ी फड़फड़ाहट हो गई, तो कंपनी ने एक प्रपोज़ल दिया कि चलो हैदर अली को हम हैदराबाद में रोकने से अच्छा है कि हम जाकर ही उसे हरा दें, तुम आओगे हमारे साथ। तो उसने भी कहा हाँ चलो कोई बात नहीं, अटैक करते हैं। उसके बाद कंपनी ने मराठाओं के पास गई, उन्होंने माधवराव जो पेशवा थे उस समय पर, उनको कहा कि आपके और हमारे बीच डिफरेंसेस को हम ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल, भविष्य में आपकी कन्फ्लिक्ट हैदर अली के साथ हो सकती है, तो आप हमारे साथ मिलकर लड़िए। और कार्नेटिक तो ऑलरेडी उनके अंदर था ही, तो उन्होंने कार्नेटिक को कहा कि भाई तुझे तो वैसा ही करना पड़ेगा जैसा हम कहेंगे। तो हमने देखा कि कार्नेटिक वॉर के समय अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था कार्नेटिक का राजा। इसको कंपनी ने चंदा साहिब के सामने खड़ा किया था, तो ये तो क्यों ही मना करेगा, है ना, ये तो कंपनी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इस बेसिस पर कंपनी ने अलग अलग अलायंसेस बनाई। इन सब का प्लान था कि मैसूर के ऊपर अटैक करेंगे। कंपनी ने निज़ाम को बोला तुम अपनी साइड से अटैक करना, मराठास को बोला तुम अपनी साइड से अटैक करना, कार्नेटिक को बोला कि तुम भी तुम्हारी साइड से अटैक करना और हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। तो एक तरह से इनका प्लान था मैसूर को एनसर्कल करने का अलग अलग दिशाओं से। पर इशू ये था कि इन सब के बीच जो ये अटैक करने वाले थे, इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था। इन्होंने ये तो कोऑर्डिनेट किया था कि हम अटैक करेंगे, पर ये कोऑर्डिनेट नहीं किया था कि हम अटैक कैसे करेंगे। ऑल्सो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने एक साथ ऐसे लोगों को ला दिया था जिनके बीच नॉर्मली पॉलिटिकल अलायंस हो पाना संभव नहीं था। जब मराठाओं को पता चला कि हैदर अली को हराने के लिए इन्होंने निज़ाम को भी बुलाया है, तो खुद ही सोचो मराठाओं का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि इनके बीच तो पहले से ही दुश्मनी है मराठाओं और निज़ाम के बीच। और साथ में जब कार्नेटिक को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं की मदद भी ली है, तो इनको भी, कार्नेटिक को भी अच्छा थोड़ी लगेगा, क्योंकि मराठाओं ने एक बार कार्नेटिक के राजा को किडनैप किया था। तो जब ये युद्ध शुरुआत हुई तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया इन सब के बीच। तो हैदर अली को पता था ये सब, तो हैदर अली को पता था कि मैं हार जाऊंगा अगर मैं इन सब से एक साथ लड़ूंगा। पर उसने कहा कि ज़रूरी नहीं कि जंग हमेशा फोर्स से ही जीती जाए, मैं डिप्लोमेसी का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। डिप्लोमेसी की मदद से जंग रोकी भी जा सकती है और जीती भी जा सकती है। तो हैदर ने कांटेक्ट किया निज़ाम से और निज़ाम को कहा कि देखो भैया हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे फ्यूचर में, बल्कि ये तो मराठा हैं जो तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तुम्हें तो याद ही होगा ना कि कैसे बाजीराव वन ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था। क्या हमने तुम्हारे ऊपर कभी हमला किया है? तुम्हें तो ब्रिटिश मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हैदर ने निज़ाम से बात करने के लिए टीपू को भेजा हुआ था।
तो निज़ाम को समझ आ गई टीपू की बात और उसने रिट्रीट कर लिया, और रिट्रीट करने के बाद उसने किसी को बताया नहीं। तो एक तरह से एक पूरा का पूरा अटैकिंग जो फ्रंट था हैदराबाद की तरफ से, जो वो अब हैदर अली का फ्रेंडली एरिया बन चुका था। ठीक है, तो इसके बाद हैदर ने कांटेक्ट किया मराठाओं से, मराठाओं को इसने पैसे दिए। मराठा तो ऑलरेडी एक ऐसे स्टेट थे, है ना, जो अपने आप को रिवाइव करना चाहते थे, और मराठाओं को अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करनी थी कि भाई कि ऐसे कैसे तुम हमें चौथ नहीं दोगे वरना हम हमला कर देंगे। तो हैदर ने ऑलरेडी इनको बहुत सा पैसा दे दिया और बोला कि हाँ भाई आप बहुत शक्तिशाली हो, तुम पावरफुल हो, है ना। तो मराठाओं ने भी रिट्रीट कर लिया। तो इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ों को पता नहीं था कि निज़ाम और मराठा ने ऑलरेडी रिट्रीट कर लिया है। हैदर ने इन लोगों को कहा था कि आप लोग बताना मत कि आप लोग रिट्रीट कर रहे हो। तो अब जो है कार्नेटिक और कंपनी बचे हुए थे, एक कार्नेटिक बचा हुआ था और एक अंग्रेज़ बचे हुए थे। तो इसके बाद हैदर ने अटैक कर लिया मद्रास के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स लिटरली सो रहे थे। तो कंपनी जो है, कंपनी वॉज टेकन आउट बाय सरप्राइज कि जब हैदर अली एकदम से मद्रास पहुंच गया ना, अपने स्मार्ट डिप्लोमेटिक मूव्स चलने के बाद। तो कंपनी ने भी कहा कि आओ आओ सर, फिर अंदर आओ, मतलब आओ बात करते हैं, है ना। तो फिर हैदर अली ने एक तरह से अपने डिप्लोमेटिक मूव से अंग्रेज़ों को हरा दिया। फिर इसने, हैदर अली ने इनके साथ ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की, और इस ट्रीटी में कंपनी ने कहा कि अब से हम लोग दोस्त हैं, अगर आपके ऊपर कभी भी हमला आएगा, हमला होगा एक दूसरे के ऊपर, तो हम एक दूसरे की मदद करने आगे आएंगे। तो हैदर ने इस तरह से ब्रिटिशर्स के एम्बिशंस ख़त्म कर दिए थे साउथ इंडिया में। तो ये था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का एंड था ये। तो जो पहली एंग्लो मैसूर वॉर थी, ये स्टार्ट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से, और ये ख़त्म हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ, जहाँ पर कि हैदर अली किंग बना और किंग मेकर भी बना। पूरे साउथ इंडिया का ये किंग मेकर बन गया हैदर अली। तो अब ब्रिटिशर्स जो है कुछ समय तो चुपचाप बैठे और इन्होंने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अडॉप्ट की। पर 11 साल बाद 1780 में, ठीक है, हम देखेंगे कि अगेन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत होगी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर आपकी हुई थी 1766 से लेकर के 59 तक के पीरियड में, 69 तक, और फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। और इस ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये डिसाइड हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर जो है वो एक दूसरे की मदद करेंगे और वो एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। हैदर नो डाउट के इस युद्ध में तो जीता, पर ब्रिटिश एक्चुअली अपने लिए सिक्योर कर पाए एक काफ़ी अच्छी ट्रीटी, और ब्रिटिशर्स ने अपने आप को साउथ इंडिया से वाइप आउट होने से बचा लिया था ट्रीटी ऑफ मद्रास से। तो एक तरह से ट्रीटी ऑफ मद्रास एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की डिप्लोमेटिक अचीवमेंट थी, क्योंकि जिस गुस्से के साथ हैदर अली ने मद्रास में एंट्री की थी, उसको देख के तो ये लग रहा था कि अब ब्रिटिशर्स साउथ इंडिया से वाइप आउट हो जाएंगे। पर हैदर अली को इन्होंने किसी तरह कन्विंस कर लिया बातें करके कि हम दोस्त बन जाते हैं। तो अब जो है दोनों के दोनों फ्रेंड्स बन चुके थे, पर क्या आपको लगता है कि वो एक ऐसा आदमी जिसने आपके ऊपर अटैक किया था, और वो अटैक भी उसने एक ट्राई पार्टी अलायंस करके किया था, बना के, है ना, क्या बना के, एक ट्राई पार्टी अलायंस बना के, एक पर्सन जिसने आपके ऊपर अटैक किया हो, क्या आपको लगता है कि वैसा आदमी फ्यूचर में आपकी मदद करेगा? तो ब्रिटिशर्स एक्चुअली ये जो फ्रेंडशिप वाली इन्होंने ट्रीटी बोल बोल के की, इन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए की क्योंकि इनको अपने लिए टाइम चाहिए था। इनको पता था कि अगर इन्हें टाइम नहीं मिलेगा तो ये फिनिश हो जाएंगे साउथ इंडिया में। तो इन्होंने टाइम लिया ताकि ये अपने आप को रिवाइव कर सकें।
तो इसी वजह से इन्होंने फ्रेंडली डिप्लोमेटिक अलायंस एस्टेब्लिश की मैसूर के साथ। दूसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर होगा वो अब 11 सालों के बाद होगा, 1780 में। कुछ इवेंट्स हुए इससे पहले जिन्होंने सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर को प्रोवोक किया। ये इवेंट आपके 1771 से ही होना शुरू हो जाएंगे। 1771 में जो मराठास हैं, 1771 में वो फिर से मैसूर के ऊपर अटैक करेंगे। तो क्योंकि ये 1771 के आसपास का ये वो पीरियड था जब मराठास ने ऑलरेडी अपने आप को रिवाइव कर लिया था, इन्होंने फिर से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था। ये वो पीरियड था जब मराठाओं ने शाह आलम II को दिल्ली के ऊपर फिर से एस्टेब्लिश कर लिया था और उसको कहा था कि तुम चिंता मत करना, हम यहाँ बैठे हैं, अब कुछ भी होगा तो हम इधर हैं, पानीपत तो पास्ट की बात है, उसको भूल जाओ। मराठाज अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करना चाहते थे और फिर से वो किंग मेकर बन गए थे दिल्ली के अंदर। तो मराठाज ये भी चाहते थे कि हमें पैसा मिले, और मैसूर के पास अच्छा खासा रेवेन्यू था, ट्रेड एंड कॉमर्स भी था वहाँ पर, और साथ ही साथ मैसूर की अपनी रेपुटेशन तो थी ही। तो 1771 में मराठास मैसूर के ऊपर अटैक करेंगे। तो मैसूर जो है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास का हवाला देते हुए कंपनी से कांटेक्ट करेगा। तो कंपनी बोलेगी कि भाई कौन सी ट्रीटी, हमें तो सिर्फ टाइम चाहिए था, इसलिए हमने ट्रीटी साइन की थी। तो 1771 में हैदर अली ने उस समय तो मराठास का अटैक जो है रेजिस्ट कर लिया अपने आप से ही, पर वो खुश नहीं था जिस तरह से चीज़ें हुई। वो ना खुश था कि कंपनी उसकी मदद करने नहीं आई। हैदर अली को समझ आ चुका था कि कंपनी ने उसके साथ उस समय गेम खेली थी। हैदर अली ने सोचा कि मैं इनको बाद में देखूंगा, अभी तो मैं फ़िलहाल मराठाओं से डील कर लेता हूँ। तो इसने मराठाओं को चौथ दी, फिर उसके बाद इसने रिफॉर्म्स करना शुरू किया। इसने फ्रेंच की मदद ली रिफॉर्म्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और 1775 में हैदर ने देखा कि अब जो है जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बदल चुकी हैं। इसने देखा कि मराठा और कंपनी आपस में लड़ रहे थे। ये इस समय फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर चल रही थी 1775 में। तो बैकग्राउंड में जो हैं मराठाओं ने भी फिर फ्रेंच से मदद मांगी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो फ्रेंच ने बोला हाँ ठीक है, हम मदद तो करेंगे, पर हमारे साथ हमारा दोस्त मैसूर भी आएगा। तो मराठाओं ने बोला ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस समय पर जो था बिगेस्ट फ्रेंच बेस वो मैसूर स्टेट के अंदर ही था, क्योंकि अर्ली पीरियड में जब कार्नेटिक वॉर के बाद फ्रेंच इधर आ गए थे मैसूर स्टेट के अंदर, तो ऑब्वियसली फ्रेंच ने कहा कि हम मैसूर को भी अपने साथ लाएंगे, है ना। तो ये जो वॉर हुई, ये हुई आपके पुणे के रीजन के अराउंड, जो आपका पुरंदर का रीजन है उसके अराउंड। तो एक्चुअली जो ये युद्ध था पेशवा बनने के बारे में, कि कौन पेशवा बनेगा। एक पर्सन था जिसका नाम था रघुनाथ राव, ये पेशवा बनना चाहता था। तो इसने रिवॉल्ट किया था अपने ही परिवार के अगेंस्ट, और इसने कंपनी से मदद मांगी थी। तो एक तरह से कंपनी ने इस समय पर मराठाओं के परिवार के अंदर के मैटर के अंदर इंटरफेयर किया था। तो ये युद्ध आपका 1782 तक चलेगा। पर 1780 में ही कंपनी और मराठाओं को ये बात रियलाइज़ हो चुकी थी कि हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं, है ना। उस समय तक जो है वॉरेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल बंगाल के अंदर। वॉरेन हेस्टिंग को रियलाइज़ हो चुका था कि हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हमारी आपस की लड़ाई की वजह से मैसूर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो वॉरेन हेस्टिंग ने मराठाओं को कहा कि चलो एक ट्रीटी करते हैं कि हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। तो मैसूर इस समय पर ज़मीन पर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, पर वहाँ पर मैसूर स्टेट के अंदर एक फ्रेंच पोर्ट था माहे में, है ना, MAHE माहे में। तो वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि अगर हमें मैसूर को तोड़ना है या फिर मैसूर को हराना है तो हमें इसकी सप्लाई लाइन को तोड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि फ्रेंच इनकमिंग आउटगोइंग जो थी वो यहीं से हो रही थी, मैसूर स्टेट से ही, तो ये सब प्लान किया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। इसने मद्रास और बंगाल से नेवी भेजी माहे नाम के पोर्ट को
सराउंड करने के लिए। तो इस वजह से मैसूर की सप्लाई लाइन कट गई। माहे जो है वो एक फ्रेंच सप्लाई पोर्ट था, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग ने इसको सराउंड करवाया। ऑल्सो जो ब्रिटिश नेवी है इस समय पर हमें पता है सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश नेवी ही थी। तो एक तरह से इस सब ये जो हरकत थी अंग्रेज़ों द्वारा, इन्होंने एक रीज़न दे दिया हैदर अली के सामने युद्ध के लिए। तो हैदर अली ने इस सब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और फिर युद्ध की शुरुआत हुई। ऑल्सो जो फिर ये जो है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की ये जो शुरुआत हुई, ये हुई आपकी 1780 में और ये चलेगी 4 सालों तक, 1784 तक ये लोग लड़ेंगे एक दूसरे से। पहली बार जो है ब्रिटिशर्स वो हैदर अली को हरा पाएंगे साउथ इंडिया में। एक जगह है जिसका नाम है पोर्टो नोवो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हैदर अली हारेगा अंग्रेज़ों से। हैदर अली ने फ्रेंच मदद भी मांगी थी, पर ये प्रॉपरली उतना पॉसिबल नहीं हो पाया कि इसको मदद मिले। और 1782 के पीरियड में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली क्योंकि ऑलरेडी बीमार भी था ही, हैदर अली को कैंसर था। तो हैदर अली की मृत्यु की वजह से मैसूर राज्य का जो है मोराल वो टूट जाता है, इनका मोराल टूट जाता है। हैदर अली के बाद इनका बेटा टीपू सुल्तान पावर पर आएगा और टीपू को ये रियलाइज़ होता है कि इस समय फ़िलहाल लड़ाई लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है और इसे रोकना चाहिए। कंपनी को भी ये समझ आ चुका था कि हम मैसूर को जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे हमने कन्वे कर दिया है, हमने मैसूर को डैमेज कर दिया है। तो 1784 में फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होगी। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। कब होगी ये होगी आपकी 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होगी। तो मैंगलोर जो है ये मैसूर का ही एक पोर्ट था जहाँ से इनकी सप्लाई आती थी। तो फिर इन्होंने इस ट्रीटी से फिर पीस एस्टेब्लिश कर दी और स्टेटस को मेंटेन किया। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर भी बहुत प्रेशर था ऑलरेडी कि भाई तुमने बहुत पैसा खर्च कर लिया है युद्ध में मराठाओं के साथ और उसके बाद अब तुम मैसूर के साथ भी लड़ रहे हो। और इस समय तक वॉरेन हेस्टिंग जो है वो अफ़गान से भी डील कर रहा था। 1774 में ये डील कर चुका था अफ़गान से। इसको बैटल ऑफ रोहिलखंड कहते हैं। तो ये जो बैटल थी इंडियन अफ़गान्स के साथ 1774 के पीरियड के आसपास ये की थी इसने, वॉरेन हेस्टिंग ने। ये एंग्लो अफ़गान वॉर नहीं है क्योंकि वो अलग है। एंग्लो अफ़गान वॉर तो अफ़गानिस्तान में होगी। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर देखी हमने मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच, और इस ट्रीटी के बाद कंपनी और मैसूर ने डिसाइड किया कि हम पीस मेंटेन करते हैं फ़िलहाल। मैसूर इस ट्रीटी के लिए मान गया क्योंकि टीपू अभी अभी नया रूलर था और इसने अपने पिता को भी खोया था अभी। तो ये भी चाहता था कि ये थोड़ा रुक जाए और रिफॉर्म्स करे, कंसोलिडेट करे और रीडेवलप करे मैसूर को। तो कंपनी को भी समय चाहिए था क्योंकि इन्होंने भी बहुत पैसा खर्च कर लिया था युद्ध में। और वॉरेन हेस्टिंग से भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, तुम अपनी औकात के बाहर चले गए हो, है ना। ऐसा कहा गया कि इसको काबू में रखिए वगैरह वगैरह। तो बिकॉज़ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर एक लॉ पास किया जिस लॉ का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। और इस कानून के पास होने की वजह से वॉरेन हेस्टिंग रिज़ाइन कर देता है और वो भारत छोड़कर चला जाता है। तो फिर जो है अब मैसूर का जो चैप्टर है वो 6 साल बाद आएगा। ये आएगा अब आपका 1790 में दोबारा शुरू होगा। और इन 6 सालों के अंदर हम देखेंगे कि मैसूर जो कि टीपू सुल्तान के अंडर था, टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का बेटा था,
वो इन 6 सालों में काफ़ी रिफॉर्म्स लाएगा, क्योंकि ये चाहता था कि अपनी पावर को रिकंसोलिडेट करे। ये हैदर अली की मृत्यु का बदला भी लेना चाहता था फ्यूचर में। तो 1790 के समय तक इसने काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर दिए थे और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कर दिए थे। और इसने आर्मी को भी रिस्ट्रक्चर कर दिया था फ्रेंच की मदद से। और ये वो पीरियड था जब इसने लेटर्स लिखना शुरू कर दिया था फ्रेंच को, इसने टर्की को लेटर लिखना शुरू कर दिया था। तो अब काफ़ी समय के बाद हमने देखा कि भारत के इतिहास में टर्की की एंट्री होगी, क्योंकि पहले जब एंट्री हुई थी टर्की की वो तब हुई थी जब गुजरात के राजा जो था मुजफ्फर शाह, उसने कांटेक्ट किया था, उसने बुलाया था तुर्की के राजा को, है ना। तो अब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टीपू जो है वो निज़ाम और मराठाओं के साथ भी अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करना शुरू कर देगा। तो पॉलिटिकल कंडीशंस इस समय ऐसी थी कि जो टीपू जो था वो चाहता तो इस समय नॉर्थ की तरफ भी अटैक कर सकता था, ईस्ट की तरफ भी अटैक कर सकता था, ईस्ट में निज़ाम की तरफ भी अटैक कर सकता था। पर टीपू ने साउथ में अटैक किया, त्रावणकोर की तरफ। त्रावणकोर एक अमीर स्टेट था, इट वाज अ रिच स्टेट। त्रावणकोर का किंग ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में था। इसने ब्रिटिशर्स को कहा हुआ था कि जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो प्लीज़ आके हमारी मदद कीजिएगा। तो टीपू ने मालाबार में यानी कि त्रावणकोर में अटैक किया 1790 में। इस बेसिस पर जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था इस समय पर कॉर्नवालिस, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई टीपू को हराने के लिए। तो 1790 से लेकर के 92 पीरियड तक, 1790 से लेकर के 92 तक के पीरियड में थर्ड मैसूर वॉर होगी। कौन सी वॉर? थर्ड मैसूर वॉर। टीपू जो है इसको फिर से सराउंड किया जाएगा, निज़ाम की मदद ली जाएगी, मराठाओं की भी मदद ली जाएगी और कॉर्नवालिस इवेंचुअली जो है वो टीपू को हरा देगा। एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जहां टीपू को उसके ही कैपिटल के अंदर कहा गया ट्रीटी साइन करने को। टीपू के कैपिटल के अंदर, टीपू का कैपिटल था सेरिंगपट्टनम, वहाँ पर ही इसको कहा गया ट्रीटी पर साइन करने को। इसको कहा गया कि तुम्हें 3 करोड़ रुपए वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ेगी और टीपू से उसकी कुछ टेरिटरीज भी ली गई। और जब तक टीपू वॉर इंडेमनिटी नहीं चुका देता 3 करोड़ की, उसके बेटों को कॉर्नवालिस ले गया अपने साथ। तो किसी ने कॉर्नवालिस को पूछा कि आपने टीपू को मारा क्यों नहीं? तो कॉर्नवालिस ने कहा कि अगर मैं उसे मारता तो मुझे मराठा और निज़ाम को भी उसकी टेरिटरीज से शेयर देना पड़ता, हमें बहुत ही कम टेरिटरीज मिलती, और इस वजह से मैंने उसे ज़िंदा रखा ताकि वो हमारे अंडर रहे और साथ ही साथ मराठा और निज़ाम भी ज़्यादा शक्तिशाली ना बने। आई हैव effectively crippled my enemy without making my friends too formidable. I have effectively crippled my enemy without making my friends too formidable. मैंने effectively अपने दुश्मन को क्रिपल कर दिया है, क्रिपल यानी कि बैसाखियों पर ला दिया है, और वो भी बिना मेरे दोस्तों को अधिक शक्तिशाली बनाए। तो 1792 के बाद अगले 7 सालों के बाद मैसूर को ख़त्म किया जाएगा 1799 में, जब रिचर्ड वेलेस्ली, जो कि उस समय का बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो फाइनली डिसाइड करेगा कि अब टीपू सुल्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब होगा 4th एंग्लो मैसूर वॉर में, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच। Goodbye.